Good morning, everybody. Have a nice day. Dear student, I think you are feeling well and your study is going on well. Okay? देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि मानव में पाचन तंत्र की क्रिया विधि पर आपसे हमने चर्चा की थी। मानव में पाचन तंत्र की क्रिया विधि पर चर्चा की थी, ठीक है। और आपको बताया कि मानव में पाचन तंत्र की क्रिया विधि को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वन इज अंतर्ग्रहण, जिसको इंजेक्शन बोलते हैं। नंबर 2, जिसका हमने नाम बोला था पाचन। नंबर 3, अवशोषण। नंबर 4, स्वांगीकरण। और नंबर 5, बहिर्क्षेपण। इज इट क्लियर? देखिए, हमने आपसे अंतर्ग्रहण के ऊपर हमने आपसे चर्चा कर ली और आपको बताया अंतर्ग्रहण 2 चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहला चरण में हमने आपको बताया था कि मुख गुहा में भोजन को चबाया जाता है, और द्वितीय चरण में आपको बताया कि भोजन को क्या किया जाता है, निगला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपका द्वितीय पॉइंट, जो मानव में पाचन तंत्र की क्रिया विधि का जो द्वितीय चरण था, जिसका नाम था पाचन, और आपको मैंने बताया कि मानव के शरीर के अंदर भोजन का जो पाचन होता है, मानव के शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो मुख्य रूप से निम्न भागों में होता है। नंबर 1 मैंने आपको बताया था मुख गुहा में पाचन। नंबर 2, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, आमाशय में पाचन और छोटी आंत में पाचन, ठीक है। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि कल का जो वीडियो था उसमें हम आपको कुछ ही बता पाए, ठीक है। कुछ बीच में इंटरप्शन आने के कारण हम आपको इसको कंप्लीट नहीं बता पाए, इसलिए आज एक बार फिर हम आपको मुख गुहा में पाचन पर हम आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, मुख गुहा में पाचन पे हम बात कर रहे हैं डाइजेशन इन बक्वल कैविटी। डाइजेशन इन बक्वल कैविटी। देखिए, मुख के माध्यम से आप भोजन का क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। मुख के द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। और मुख के अंदर क्या है, अंदर मुख गुहा के अंदर दांत पाए जाते हैं, जीव पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, दांत जो होते हैं, कंतर दांत, उस मुख के अंदर आए हुए भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, यहाँ पे काटता है, ठीक है। और काटने के बाद मुख से भोजन को किस में धकेल दिया जाता है, मुख गुहा के अंदर धकेल दिया जाता है। आपको हमने बताया कि मुख गुहा में जब भोजन का क्या हो जाता है, अंतर्ग्रहण हो जाता है, ठीक है। तो मुख गुहा में जब भोजन का अंतर्ग्रहण हो जाता है तो मुख गुहा के अंदर लाल ग्रंथियां पाई जाती है। आपको बताया लाल ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली बताई अधोजिह्वा ग्रंथि, दूसरी प्रकार की होती है अधोजंब ग्रंथि, और तीसरी होती है कर्णपूर्वक ग्रंथि। इन लाल ग्रंथियों के द्वारा किसका श्रावण होता है, लार का श्रावण होता है। अर्थात मुख गुहा में लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं और लाल ग्रंथियों के द्वारा लार का क्या होता है, श्रावण होता है। लार जो होता है वह एक हल्का अम्लीय तरल पदार्थ होता है। लार जो होती है वो कैसी होती है, एक हल्का अम्लीय तरल पदार्थ होती है। लार का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 6.8 होता है। लार का पीएच कितना होता है, 6.8 होता है, ठीक है। देखिए, लार के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ क्या है, पाए जाते हैं, ठीक है, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम या अल्फा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अल्फा एमाइलेज एंजाइम। लार में उपस्थित टाइलिन या अल्फा एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो मुख गुहा के अंदर कार्बोहाइड्रेट के पाचन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। किसके पाचन की क्रिया में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। अल्फा एमाइलेज, ठीक है, एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो लार ग्रंथियों के द्वारा मुख गुहा में स्रावित होता है, और यही अल्फा एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है।
भोजन में जब आप लोग मुख गुहा में भोजन को ग्रहण करते हैं या भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहा में होता है, तो भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है, भोजन में क्या होता है, भोजन के रूप में जो आपने स्टार्च जो ग्रहण किया है, ठीक है, भोजन के रूप में जो आपने स्टार्च को क्या किया है, ग्रहण किया है, ठीक है। तो ये स्टार्च का जो है उसका अपघटन इसी अल्फा एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, अल्फा एमाइलेज एंजाइम के द्वारा, या हम बोल सकते हैं टाइलिन एंजाइम के द्वारा। स्टार्च का जल अपघटन अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप स्टार्च को अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम जो होता है वो उसे किसमें परिवर्तित कर देते हैं, स्टार्च को किसमें परिवर्तित कर देते हैं, स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में क्या कर देते हैं, परिवर्तित करते हैं। माल्टोज और किसमें परिवर्तित कर देते हैं, डेक्स्ट्रिन में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि भोजन में उपस्थित जो स्टार्च के अणु होते हैं, भोजन में उपस्थित जो स्टार्च के अणु होते हैं उनका जल अपघटन, ठीक है, उनका जल अपघटन अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में, अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, स्टार्च जो होता है वो माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, डेक्स्ट्रिन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। डेक्स्ट्रिन जो होता है उसमें 3 से लेकर के 9, डेक्स्ट्रिन में 3 से लेकर के 9 ग्लूकोज के क्या पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं। डेक्स्ट्रिन में 3 से लेकर के 9 ग्लूकोज के क्या पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं। या डेक्स्ट्रिन कंसिस्टिंग 3 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, डेक्स्ट्रिन कंसिस्टिंग 3 to 9 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ओके, देखिए मैंने आपको पहले बताया था जब हमने आपको पाचन की क्रिया विधि आपको निकाल के बताई थी, और हमने आपको बताया था कि स्टार्च जो होता है वो एक पॉलीसैकेराइड होता है। स्टार्च कैसा होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। कैसा होता है, स्टार्च जो होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है, और ये स्टार्च अब अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम के द्वारा इसका अपघटन होता है, जल अपघटन होता है, तो ये किसमें बदल जाता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित हो जाता है। इस दौरान मुख गुहा का जो पीएच होता है वो पीएच कितना होता है, 6 से लेकर के 7 होता है। मुख गुहा का पीएच कितना होता है, 6 से लेकर के 7 के मध्य में होता है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मुख गुहा में, ठीक है, स्टार्च का आंशिक पाचन होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि मुख गुहा में स्टार्च के आंशिक भाग का ही क्या होता है, पाचन होता है। स्टार्च का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, स्टार्च का केवल कौन सा पाचन होता है, आंशिक रूप से क्या होता है, पाचन होता है। क्यों होता है आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से पाचन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि मुख गुहा में जो भोजन होता है वो कुछ ही समय तक मुख गुहा में क्या है, रहता है। उसके पश्चात मुख गुहा से भोजन ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रसिका, ग्रसिका से आमाशय में क्या है, स्थानांतरित हो जाता है या चला जाता है। तो मुख गुहा में भोजन कुछ समय के लिए ही रह पाता है, इसलिए स्टार्च का आंशिक भाग का ही क्या होता है, पाचन। देखिए दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि भोजन में उपस्थित, भोजन में क्या होता है, उपस्थित अम्लों को उदासीन करने के लिए, भोजन में उपस्थित जो अम्लीय पदार्थ होते हैं, भोजन में उपस्थित जो अम्लीय पदार्थ होते हैं, उन अम्लीय पदार्थों को उदासीन करने के लिए, अम्लीय पदार्थों को उदासीन करने के लिए लार में क्या पाई जाती है, बाइकार्बोनेट आयन पाया जाता है, ठीक है। अर्थात ये बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो भोज्य पदार्थ में उपस्थित अम्लीय पदार्थों को उदासीन क्या करते हैं, उदासीन बनाने में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। अर्थात भोजन में उपस्थित अम्लों को उदासीन बनाने में बाइकार्बोनेट के आयन क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। ठीक है, आपको रिएक्शन मैंने आपको बता दिया कि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है,
ये स्टार्च जब मुख गुहा में भोज्य पदार्थ के रूप में आता है, ठीक है, तो भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होती है वो अल्फा एमाइलेज एटाइलिन एंजाइम से क्या करती है, क्रिया करती है, जिसके फलस्वरूप स्टार्च का जल अपघटन हो जाता है। स्टार्च जो होता है वो माल्टोज और किस में परिवर्तित हो जाता है, डेक्स्ट्रिन के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इज इट राइट? तो आपके बात हमारी समझ में आ गई होगी कि माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि डेक्स्ट्रिन के अंदर ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, तो डेक्स्ट्रिन में 3 से लेकर के 9 ग्लूकोज के अणु क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, आपको मैंने ये भी बता दिया है कि भोजन में उपस्थित अम्लों को उदासीन करने के लिए लार के अंदर क्या पाया जाता है, बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं, और ये बाइकार्बोनेट आयन भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय भोज्य पदार्थ को उदासीन बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। बात समझ में आ गई? इसी के साथ हमारा आपका ये टॉपिक था मुख गुहा में पाचन भी कंप्लीट। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुख गुहा में पाचन पर आप हमसे बात करें। ठीक है, देखिए मुख गुहा में पाचन के पश्चात अब हम अगले बिंदु पर आपसे बात करने जा रहे हैं, और उस बिंदु का नाम है आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। डाइजेशन इन स्टोमक, दिस इज द अनदर टॉपिक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में पाचन पर हम आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए मुख गुहा में भोजन के पाचन के पश्चात, मुख गुहा में भोजन के पाचन के पश्चात, मुख गुहा में भोजन का जब पाचन हो जाता है तो भोजन के पाचन के पश्चात, ठीक है, भोजन के पाचन के पश्चात ग्रसनी और ग्रसिका, ठीक है, यानी कि भोजन जो होता है वो मुख गुहा से भोजन जो होता है वो ग्रसनी से ग्रसिका में, ठीक है, और ग्रसिका के माध्यम से किस में पहुंच जाता है, आमाशय में पहुंच जाता है। किस में पहुंच जाता है, आमाशय में पहुंच जाता है। देखिए ये आपका, मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं, ये मुख हो गया, ये मुख गुहा हो गई, और ये वाला भाग क्या हो गया, ग्रसनी वाला भाग हो गया। ठीक है, और ग्रसनी से जो भोजन होता है वो किस में आता है, ग्रसिका में आ जाता है, और ग्रसिका से जो भोज्य पदार्थ होता है वो किस में आ जाता है, आमाशय में आ जाता है। यानी कि भोजन का पाचन या तो मुख गुहा में होता है, ठीक है, या फिर किस में होता है, यहाँ पे आमाशय में होता है। आमाशय के पश्चात छोटे अंत में। कहने का मतलब है मुख गुहा में जब स्टार्च का आंशिक रूप से पाचन हो जाता है, मुख गुहा में जब स्टार्च का आंशिक रूप से पाचन हो जाता है तो ग्रसनी और ग्रसिका, ठीक है, ग्रसनी और ग्रसिका से भोजन को किस में धकेल दिया जाता है, आमाशय में धकेल दिया जाता है, या आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे यानी कि स्टार्च का आंशिक रूप से पाचन होता है, ठीक है, और ये माध्यम यहाँ पे अम्लीय होता है। ये भोज्य पदार्थ ग्रसनी से ग्रसिका में, ग्रसिका से आमाशय में क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया। इसका मतलब है कि आहार नल के 2 भाग हैं, ग्रसनी और ग्रसिका। ग्रसनी और ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रसनी और ग्रसिका के अंदर भोजन का क्या नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। ठीक है, भोजन का पाचन अब कहां होता है, आमाशय में होता है। जब आमाशय में भोजन क्या होता है, पहुंच जाता है। आमाशय में क्या हो जाता है, जब भोजन पहुंच जाता है तो आमाशय के अंदर क्या होता है, क्रमाकुंचन तरंगे क्या होती है, उत्पन्न होती है। आमाशय में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, क्रमाकुंचन की क्रिया या क्रमाकुंचन तरंगे क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये क्रमाकुंचन तरंगे क्या करती है, आमाशय में जो आया हुआ भोज्य पदार्थ होता है, आमाशय में आया हुआ जो भोज्य पदार्थ होता है, इस भोज्य पदार्थ को क्या करना शुरू कर देता है, मथना शुरू कर देता है। ठीक है,
उस भोज्य पदार्थ को मिक्सिंग करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, मथना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। अर्थात आमाशय में भोजन पहुंचने के पश्चात क्रमकुंचन तरंगों के द्वारा उस भोज्य पदार्थ को क्या किया जाता है, मथा जाता है। ठीक है, तो इस भोज्य पदार्थ को यहां पर क्या किया गया है, मथ लिया गया है। और मथने के पश्चात यहां पर आमाशय के अंदर क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। आमाशय में क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियां होती हैं, इन जठर ग्रंथियों से किसका श्रावण होता है, जठर रसों का श्रावण होता है। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियों से जठर रसों का श्रावण होता है। और जठर रसों के रूप में, ध्यान से सुनना है, जठर रसों के रूप में कौन कौन से पदार्थ होते हैं वो मैं आपको बता दूं। जठर रसों के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, पेप्सिनोजन एंजाइम, पेप्सिनोजन एंजाइम, ठीक है, जठर रसों के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, जिसको जठरीय लाइपेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। लाइपेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। और सबसे अंत में हम आपको बताते हैं सलेस्मा, म्यूकस। सलेस्मा या म्यूकस का क्या होता है, स्राव होता है। किसका स्राव होता है, म्यूकस का स्राव होता है। तो जठर रसों के रूप में, जठर ग्रंथियों से जठर रसों का स्राव होता है। और जठर रसों के रूप में आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और सलेस्मा का क्या होता है, स्राव होता है। किसका स्राव होता है, यहाँ पे इन सभी पदार्थों का क्या होता है, स्राव होता है। बात समझ में आ गई। देखिए हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक तीव्र क्या होता है, अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक तीव्र अम्ल होता है, जिसके कारण जठरीय रस कैसा होता है, अधिक अम्लीय हो जाता है। जिसके कारण जठर रस कैसा हो जाता है, अधिक कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक है, जठरीय रस जब कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय होने पर आपको मैं बता दूं, जठर रस कैसा हो जाता है, अधिक अम्लीय हो जाता है। तो यह भोजन के पीएच को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो ये क्या कम कर देता है, अधिक अम्लीय होने का कारण ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पीएच को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, और भोजन का जब पीएच कम हो जाता है, ध्यान से सुनना, भोजन का जब पीएच कम हो जाता है तो आपको बता दूं, इस कम पीएच पर लारीय एमाइलेज, लार के आपको पता है मुख में कौन सा एंजाइम स्रावित हुआ था, लारीय एमाइलेज। तो ये भोजन का पीएच कम होने पर, ठीक है, तो ये पीएच जब कम हो जाता है, पीएच कम हो जाता है, तो जो लारीय एमाइलेज होता है, भोजन में क्या मिला हुआ है, लारीय एमाइलेज मिला हुआ है। तो ये लारीय एमाइलेज की जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। लारीय एमाइलेज की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। यानी कि लारीय एमाइलेज सक्रिय नहीं होता है और ये क्या हो जाता है, उस अभिक्रिया को, उस भोजन के यानी कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की क्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है। यानी कि भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक जठरीय अम्ल होता है, जिसके कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिक अम्लीयता होने के कारण, जठर रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिक अम्लीयता होने के कारण भोजन का पीएच कम हो जाता है। पीएच कम होने पर लारीय एमाइलेज की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। और जब लारीय एमाइलेज की क्रिया रुक जाती है तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है कि भोजन में आए हुए हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। साथ में भोजन में कुछ कठोर अवयव होते हैं। भोजन में कैसे अवयव होते हैं, कठोर अवयव होते हैं। ठीक है, टफ सब्सटेंस होते हैं। कुछ फूड टफ सब्सटेंस होता है या भोजन में उपस्थित कुछ कैसे होते हैं,
कठोर अवयव होते हैं, और उन अवयवों को भोजन में उपस्थित जो कठोर अवयव होते हैं उन कठोर अवयवों को ये क्या कर देता है, गला देता है। भोजन में उपस्थित जो कठोर अवयव होते हैं उनको क्या करता है, गलाने का क्या कर देता है, कार्य करता है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूं कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, ठीक है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जठर रस कैसे हो जाते हैं, अम्लीय हो जाते हैं। ठीक है, जठर रस कैसे हो जाते हैं, अधिक अम्लीय हो जाते हैं, और ये भोजन के पीएच को कम कर देते हैं। भोजन का पीएच कम होने पर लारीय एमाइलेज की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। लारीय एमाइलेज की क्रिया जब रुक जाती है तो आपको बता दूं, भोजन में आए हुए जीवाणुओं को ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। साथ में भोजन में आए हुए कठोर अवयवों को भी क्या करता है, गलाने में क्या होता है, सहायक होता है। भोजन में आए हुए कठोर किसी के अवयव होते हैं उनको गलाने में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए, अब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक सवाल आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक तीव्र अम्ल होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे अराइज होता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक तीव्र अम्ल होता है, फिर भी यह आमाशय की भित्ति को अपघटित या क्षय अपघटित नहीं कर पाता है या आमाशय की भित्ति को नष्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आमाशय की जो सबसे आंतरिक भित्ति होती है वो श्लेष्मा के स्तर से बनी होती है, और यहाँ पे श्लेष्मा का जो स्तर होता है वो बहुत अधिक मोटा होता है। ठीक है, अर्थात आमाशय की जो भित्ति होती है उसमें श्लेष्मा का स्तर बहुत अधिक मोटा होता है, और मोटा होने के कारण ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उस मोटे श्लेष्मा के स्तर से क्रिया नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो आमाशय की भित्ति को क्या नहीं कर पाता है, अपघटित नहीं कर पाता है। तो आमाशय की भित्ति को अपघटित करने से क्या करता है, रोकने का कार्य कौन करता है, श्लेष्मा करता है। कौन करता है, श्लेष्मा के द्वारा किया जाता है। अब आमाशय में ये जो जठर रस होते हैं, आमाशय में जो जठर रस होता है वो भोज्य पदार्थ में क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, इस भोज्य पदार्थ में क्या है कि जठर रस क्या होते हैं, मिल जाते हैं। जब आमाशय में, ध्यान से सुनना है, आमाशय में जठर रस, आमाशय में आया हुआ जो भोज्य पदार्थ होता है उस भोज्य पदार्थ में जब जठर रस क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, या घुल जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलस, उसे बोलस नहीं कहा जाता, उसे क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको दूसरे शब्दों के लिहाज से, कैसे कि आमाशय में जठर रस, आमाशय में जठर रस, देखिए दो तरीके से बोल सकते हैं। आमाशय में जठर रस भोज्य पदार्थों में मिल जाते हैं। ठीक है, आमाशय में जठर रस किसमें मिल जाते हैं, भोज्य पदार्थों में मिल जाते हैं, और इन भोज्य पदार्थों को क्या कहा जाता है, बोलस। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आमाशय में बोलस जठर रसों में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। किसमें घुल जाते हैं, जठर रसों में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। देखिए, पेप्सिनोजन जो एंजाइम होता है वो आमाशय में कैसा होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। पेप्सिनोजन एंजाइम, पेप्सिनोजन जो एंजाइम होता है ये आमाशय के अंदर कैसा होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कैसी अवस्था में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। ठीक है, इसको सक्रिय अवस्था में लाने के लिए, ठीक है, इसको सक्रिय अवस्था में लाने के लिए ये पेप्सिनोजन एंजाइम किससे क्रिया करता है, आमाशय के अंदर उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है, ये क्रिया करता है। ठीक है, अर्थात ये पेप्सिनोजन एंजाइम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, तो पेप्सिनोजन एंजाइम किस में परिवर्तित हो जाता है, पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। पेप्सिन जो होता है वो कैसी अवस्था में आ गया है, सक्रिय अवस्था में आ गया है। ठीक है, अर्थात एक सक्रिय अवस्था में एंजाइम का निर्माण हो जाता है जिसका नाम होता है पेप्सिन एंजाइम का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अर्थात पेप्सिनोजन एंजाइम जो होता है वो आमाशय में निष्क्रिय अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। कैसे अवस्था में पाया जाता है, निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है।
जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा क्या किया जाता है, सक्रिय अवस्था में क्या है, लाया जाता है या बनाया जाता है। इस पेप्सिनोजन एंजाइम को सक्रिय बनाने में कौन सहायक होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि पेप्सिनोजन एंजाइम, निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके पेप्सिन एंजाइम का निर्माण करते हैं और जो एक सक्रिय अवस्था में क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है, सक्रिय अवस्था में क्या होता है, एंजाइम होता है। आपको मैं बता दूं आमाशय में, ठीक है, आमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है, प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है। आमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है, प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है। प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है। आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है। ये बात आपकी समझ आ गई होगी। तो देखिए आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, तो अब क्या होगा यहाँ पे कि ये पेप्सिन एंजाइम जो होगा, ठीक है, आमाशय में आया हुआ भोजन के रूप में, आमाशय में भोजन के रूप में आया हुआ आई हुई जो प्रोटीन होती है वो किससे क्रिया करती है, पेप्सिन से क्या करती है, क्रिया करती है। ठीक है, अर्थात ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये किससे क्रिया करता है, प्रोटीन से क्रिया करता है। प्रोटीन जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम से क्या करता है, क्रिया करता है। प्रोटीन जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम से क्या करता है, क्रिया करता है। ठीक है, और ये प्रोटीन का क्या करता है, ये एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का क्या करता है, जल अपघटन करने का क्या करता है, कार्य करता है। जब ये प्रोटीन जो होता है इसका जल अपघटन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है तो प्रोटीन जो होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, प्रोटीन जो होती है वो प्रोटीओज प्लस पेप्टोन्स प्लस पॉलीसैकेराइडों में क्या हो जाती है, पॉलीपेप्टाइडों में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। प्रोटीन जब पेप्सिन से क्रिया करती है, प्रोटीन जब पेप्सिन से क्रिया करती है तो प्रोटीन प्रोटीओज, पेप्टिन, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइडों के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, पॉलीपेप्टाइडों के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन का यहाँ पर आंशिक रूप से पाचन हो रहा है और प्रोटीन जो है वो पेप्सिन एंजाइम से जब क्रिया करता है तो प्रोटीओज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइडों के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इज इट राइट? यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो प्रोटीन जब पेप्सिन एंजाइम से क्रिया करता है तो इस प्रोटीन का जल अपघटन होने पर प्रोटीन प्रोटीओज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइडों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर आमाशय के अंदर आंशिक रूप से किसका पाचन होता है, प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है। प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन किसके अंदर होता है, आमाशय के अंदर क्या है, होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन से पेप्सिन एंजाइम जब क्रिया करता है तो प्रोटीन के अणुओं का जल अपघटन प्रोटीओज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइडों में हो जाता है। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे बात करता हूं कि मानव के आमाशय में दूध को, ध्यान से सुनना, कई बार आप लोग भोज्य पदार्थ के रूप में, ठीक है, या पेय पदार्थ के रूप में दूध का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। जब हम पेय पदार्थ के रूप में दूध का क्या करते हैं, सेवन करते हैं तो मानव के आमाशय में दूध को स्कंदित करने वाला, ठीक है, रेनिन एंजाइम क्या है, नहीं पाया जाता है। मानव के आमाशय में दूध को स्कंदित करने वाला रेनिन एंजाइम का क्या होता है, अभाव होता है। रेनिन एंजाइम इज एब्सेंट इन द स्टोमक, ठीक है, which is helpful in milk coagulation। ठीक है, अर्थात मानव के आमाशय में दूध को स्कंदित करने वाला रेनिन एंजाइम का क्या होता है, अभाव होता है। यानी कि यहाँ पे रेनिन एंजाइम क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम अनुपस्थित होता है, रेनिन एंजाइम का क्या होता है, अभाव होता है। बात समझ आ गई? तो ये तो हमने दूध की बात कर ली। अब हम बात करते हैं वसा की।
देखिए आमाशय में जो भोज्य पदार्थ के रूप में क्या आया हुआ है, वसा आई हुई है। आमाशय में भोज्य पदार्थ के रूप में क्या आई है, वसा आई हुई है। ठीक है, तो इस वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, जठरीय लाइपेज के द्वारा होता है। तो वसा का पाचन किसके द्वारा होगा, जठरीय लाइपेज के द्वारा होगा। और आपको बता दूं कि ये वसा जो होगी वो जठरीय लाइपेज के वसा जो होती है, ठीक है, या वसा के जो अणु होते हैं उनका, वसा के जो अणु होते हैं उनका जठरीय लाइपेज एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है। तो जब जल अपघटन किया जाता है तो आपको हम बता दें वसा और किसका निर्माण होता है, ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। वसा का निर्माण होता है, साथ में किसका निर्माण हो जाता है, वसा नहीं वसीय अम्लों का, साथ में ग्लिसरॉल का क्या हो जाता है, ग्लिसरॉल का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। परंतु यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि आमाशय में जब वसा का पाचन जठरीय लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है, आमाशय में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, जठरीय लाइपेज एंजाइमों के द्वारा होता है। ठीक है, आपको बता दें आमाशय में वसा का पाचन जो होता है, आमाशय में वसा का जो पाचन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों होता है आपको मैं बता दूं, आमाशय में वसा का पाचन जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। और कम होने का कारण मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि जो वसा होती है, ठीक है, इस वसा के अंदर ट्राई ब्यूटाइरिन होता है। क्या होता है, ट्राई, यानी कि मक्खन जो होता है, मक्खन में जो वसा होती है वो ट्राई ब्यूटाइरिन होती है। मक्खन जिसको आप बटर बोलते हैं, मक्खन में क्या होती है, वसा के रूप में ट्राई ब्यूटाइरिन होती है, ट्राई ब्यूटाइरिन होती है। मक्खन में वसा के रूप में क्या पाया जाता है, ट्राई ब्यूटाइरिन पाया जाता है। और हम आपको बोल रहे हैं कि आमाशय में वसा का पाचन बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो मक्खन होता है या वसा होती है, इस प्रकार की जो वसा होती है उसमें ट्राई ब्यूटाइरिन होता है। और इस ट्राई ब्यूटाइरिन का जो पाचन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, कैसा होता है, इसका पाचन बहुत ही कम होता है। इसलिए वसा जो होती है वो जठरीय लाइपेज में से क्रिया करती है, जठरीय लाइपेज एंजाइम से, और वसा के अणुओं का जब जल अपघटन होता है तो वसीय अम्ल और किसका निर्माण हो जाता है, ग्लिसरॉल के अणुओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये इस प्रकार से यहां पर क्या होता है, वसा का पाचन होता है। अब आप मेरी 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है उन पे आपसे चर्चा कर रहा हूं। देखिए आमाशय में भोजन का पाचन के पश्चात, आमाशय में जब भोजन का पाचन हो जाता है तो पाचन होने के पश्चात एक पतली लेय के समान पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। आमाशय में जब भोजन का पाचन हो जाता है तो पाचन होने के पश्चात एक पतली लेय के समान पदार्थ का निर्माण होता है, और उस पतली लेय के समान पदार्थ को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि काइम क्या है तो आप कहेंगे कि आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात एक पतली लेय के समान पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। बात समझ में आ गई। अब आपको मैंने बता दिया कि आमाशय में मुख्य रूप से जो पाचन होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का ही होता है। और सबसे अंतिम बात सुनना कि आमाशय में जो भोजन होता है वो लगभग 3 से लेकर के 4 घंटे तक ही रहता है, यानी कि 3 से 4 घंटे तक भोजन किस में रहता है, मानव के आमाशय के अंदर रहता है। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक बार शॉर्टली, ठीक है, इन्हीं चीजों को दोबारा से आपको रिवाइज कर रहा हूं, एक बार फिर दोबारा से। देखिए आमाशय में पाचन पर हम आपको सबसे पहले बात कर रहे हैं कि मुख गुहा में भोजन का पाचन होने के पश्चात, ठीक है,
मुख गुहा में भोजन का पाचन हो जाता है। मुख गुहा से जो भोज्य पदार्थ होता है वो ग्रसनी और ग्रसिका के माध्यम से आमाशय में आ जाता है। ग्रसनी और ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। आमाशय में जब भोजन पहुंच जाता है तो पहुंचने के पश्चात भोजन जो होगा आमाशय में क्या होगी, क्रमाकुंचन तरंगे होती हैं और वो क्रमाकुंचन तरंगों के द्वारा इस भोज्य पदार्थ को क्या किया जाता है, मथा जाता है। भोज्य पदार्थ को मथ लिया जाता है। मथने के पश्चात इस आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियों से जठर रसों का क्या होता है, स्राव होता है। जठर रसों के रूप में आमाशय में जठर रसों के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजन, लाइपेज एंजाइम और क्या पाई जाती है, सलेस्मा पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा होता है, एक तीव्र अम्ल होता है। कैसा होता है, तीव्र अम्ल होने के कारण ये जो जठरीय रस होता है वो कैसा हो जाता है, अधिक अम्लीय हो जाता है। अधिक अम्लीय होने के कारण भोजन का पीएच कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। भोजन का पीएच कम हो जाता है तो लारीय एमाइलेज जो होता है उसकी क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। किसकी क्रिया रुक जाती है, लारीय एमाइलेज की क्रिया रुक जाती है। यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में आए हुए हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है तथा भोजन में जो कठोर अवयव होते हैं उन कठोर अवयवों को गलाने में क्या होता है, सहायक होता है। भोजन में आए हुए कठोर अवयवों को गलाने के अंदर क्या होता है, सहायक होता है। यहां तक आपकी समझ में आ गया। अब आमाशय में जो भोज्य पदार्थ होता है वो आमाशय में जो भोज्य पदार्थ होता है वो जठर रसों में क्या हो जाता है, घुल जाता है। या भोज्य पदार्थ ना बोले तो हमने बोला था बोलस। आमाशय में जो बोलस होता है वो जठर रसों के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है। किसमें घुल जाता है, जठर रसों के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है। देखिए पेप्सिनोजन जो एंजाइम होता है वो आमाशय में कैसा होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। इस पेप्सिनोजन एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा क्या है, इसे सक्रिय अवस्था में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, जिससे पेप्सिनोजन एंजाइम किसमें परिवर्तित हो जाता है, सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यही सक्रिय पेप्सिन एंजाइम जो होती है वो प्रोटीन से, ठीक है, आमाशय में आए हुए भोज्य पदार्थ के रूप में जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन के अणुओं से पेप्सिन के एंजाइम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और प्रोटीन के अणुओं का जल अपघटन इस पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप प्रोटीन के अणु जो होते हैं वो प्रोटियोज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइडों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात आपको मैंने बता दिया कि आमाशय में भी प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कैसा होता है, आंशिक रूप से होता है। कैसे होता है, यहाँ पे भी प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है, यहाँ पे भी प्रोटीन का कैसा हुआ है, आंशिक रूप से क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, ठीक है। उसके पश्चात हमने आपको बताया कि मानव के आमाशय में दूध को स्कंदित करने के लिए, ठीक है, रेनिन एंजाइम का क्या होता है, अभाव होता है। यानी कि यहाँ पे रेनिन एंजाइम इस आमाशय के अंदर क्या है, नहीं पाया जाता है। दूध को स्कंदित करने वाला रेनिन एंजाइम का यहाँ पर क्या होता है, अभाव होता है, रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता है। देखिए इसके पश्चात हमने आपको बताया कि आमाशय में वसा का जो पाचन होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, जठरीय लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है, ठीक है। ये जठरीय लाइपेज एंजाइम वसा के अणुओं का जल अपघटन करके इस वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। परंतु यहाँ पर आमाशय के अंदर वसा का जो पाचन होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इस प्रकार की वसा के अंदर खासतौर से कौन सी, मक्खन जो होती है, उस प्रकार की वसा के अंदर ट्राइब्यूटाइरिन होता है और ट्राइब्यूटाइरिन का जो पाचन होता है वो कैसा होता है, कम होता है। ट्राइब्यूटाइरिन का पाचन, ठीक है, कैसा होता है, कम होता है। और ये ट्राइब्यूटाइरिन क्या होती है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर क्या हो जाती है, धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आमाशय में भोजन के पश्चात एक पतली लेय के समान पदार्थ का निर्माण होता है जिसे काइम कहा जाता है, ठीक है। और आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है और आमाशय में भोजन जो होता है वो लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है, ठीक है।
ये छोटे छोटे सवाल आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है, तो मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि आमाशय में, ठीक है, भोजन कितने समय तक रहता है, तो 3 से 4 घंटे तक रहता है। तो इस तरीके से काइम क्या है, तो आप बता देंगे कि आमाशय में भोजन के पश्चात पतली लेई के समान एक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। ठीक है, आपको यदि आमाशय में पाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यू विल आस्क मी क्वेश्चंस, यू विल कमेंट, ठीक है, एंड यू विल सेंड द मैसेज ऑन व्हाट्सएप। Okay student, thank you very much. Till then, take care.